नमस्कार, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम अपने किसानों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और तुरंत लाइव आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। जी हाँ, हर बार कार्यक्रम में एक हम खास विषय रखते हैं जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद रहते हैं पूरे 1 घंटे तक और आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं। तो आज के कार्यक्रम का विषय क्या है, सबसे पहले वो जान लें। आज का विषय कृषि आधारित स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं। कृषि आधारित स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं ये आज का विषय है। और इसके लिए टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिस पर फ़ोन करके आप हमें अपने प्रश्न बता सकते हैं। 1800-113060, 1800-113061। तो दोनों ही टोल फ्री नंबर है, यानी इन पर कोई आपका शुल्क नहीं लगेगा। अगले 1 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आप हमें फ़ोन करें और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएं। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कैसे कृषि आधारित स्वरोजगार से आप जुड़ सकें ताकि आय का एक अतिरिक्त आपके लिए माध्यम बने, साधन बने। जो पारंपरिक आप खेती कर रहे हैं वो तो रही ही, साथ ही साथ कृषि आधारित स्वरोजगार एक आपको मदद भी दे सकता है। और इसमें ज़रूरत होती है ऋण की। तो ऋण सुविधाएं कौन कौन सी हैं, कैसे इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको आपके स्वरोजगार संबंधी जो योजना है उसमें ऋण की सुविधा मिल सकती है, क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों में ऋण की सुविधाएं हैं, सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर वी.के. दुबे, आप निदेशक हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दुबे आपका। और डॉक्टर दुबे हमें बताएंगे स्वरोजगार संबंधी कौन कौन सी योजनाएं, कहां से हमारे किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं और इससे संबंधित जो कृषि शिक्षा है वो कैसे गांव-गांव तक पहुंचे, इस पर वो बात करेंगे। और हमारे साथ भास्कर पंत जी हैं जो कि उप महाप्रबंधक हैं नाबार्ड और दिल्ली कार्यालय में आप कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पंत आपका भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का भी ये सपना है कि 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो। ऐसे में जो अलग अलग योजनाएं हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और स्वरोजगार भी उन्हीं में से एक है। और इससे जुड़े हुए जो कौशल विकास की योजना है उसे भी जोड़ा जा रहा है। कैसे हमारे किसान या फिर जो युवा किसान है इसका लाभ उठा सकते हैं, ऋण उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है, सभी आपके सवालों के जवाब हम देने के लिए अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दुबे आपसे समझना चाहूँगी कि स्वरोजगार कैसे हमारे गांव-गांव तक पहुँचे और ये स्वरोजगार की परिभाषा क्या है, ऋण अगर हम कृषि से जोड़कर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में आज किसानों को प्रतिदिन आय और लगातार आय की बहुत आवश्यकता है क्योंकि खेती का जो विषय ऐसा है, खेती का साल भर नहीं चलती, कुछ समय गैप होता है, उस समय किसानों के पास कोई साधन नहीं होता आय का। बहुत सारे धंधे ऐसे हैं सहायक जो अकेले किसान कर सकते हैं, जैसे डेयरी है, मधुमक्खी पालन है या नर्सरी का है। लेकिन आज वर्तमान समय ये कहता है कि किसानों को एक ग्रुप में या कोऑपरेटिव के थ्रू या किसानों के ग्रुप में थ्रू छोटे छोटे माइक्रो इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे उद्योग जो कृषि पर आधारित हों, कृषि उत्पाद को उसमें प्रोसेस करके नई चीज बना करके किस तरीके से उनका मूल्य बढ़ जाए। जैसे आलू से आलू के प्रोडक्ट बनाना, चावल के प्रोडक्ट बनाना और गेहूं के प्रोडक्ट बनाना, किस तरीके से जैसे गेहूं का दलिया बनाना, यानी मूल्य संवर्धन भी किया जाए। हाँ, मूल्य संवर्धन का बहुत ही आज मांग है और ज़रूरत है। तभी ये जो हम दोगुना रखते हैं लक्ष्य 22 तक, तभी पूरा हो पाएगा। जहाँ तक मेरा विचार है कि जब तक हम किसानों को चारों तरफ से इस तरीके से कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों से नहीं जोड़ेंगे, और केवल उद्योगों से जोड़ने की बात नहीं है, उनके उत्पाद को कैसे बिक्री करें और इसमें उनको एक कौशल विकास प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर कोई उद्योग करेंगे तो उसमें सफलता होने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए पहले वो ट्रेनिंग लें। जिस किसान जिस काम करना चाहते हैं, ग्रुप में करना चाहते हैं या अकेले करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो उद्योग करें और कहाँ पूरा जानकारी के बाद। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग करने का फ़ायदा ये भी है कि एक तो आप जो नए तरीके हैं आज के ज़माने के हिसाब से जो नई नई सुविधाएं हैं उसकी जानकारी मिलती है, और इसके अलावा आपको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है उसे ऋण लेने में भी आसानी होती है। आगे बढ़े उससे पहले इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
एक कुशल व्यक्ति हजारों अकुशल लोगों पर भारी होता है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर प्रतिभा को तराश कर सही दिशा ना दी जाए तो वो बेकार चली जाती है। भारत युवाओं का देश है और यहाँ की आधे से अधिक आबादी यानी 60.5 करोड़ लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। इतनी बड़ी युवा शक्ति किसी भी देश के लिए वरदान से कम नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे सक्षम कार्यबल यानी देश में जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनमें से केवल 5% ही औपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। बाकी 95% लोग अकुशल हैं, यानी इन्होंने अपने हुनर को विकसित करने के लिए किसी संस्थान से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। जाहिर है ऐसे युवाओं की कार्य क्षमता प्रशिक्षित लोगों के मुकाबले कम होती है। कम कार्य क्षमता की वजह से ही इन्हें पगार भी कम मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने युवा शक्ति के सही उपयोग की योजना बनाई है और अकुशल युवाओं को कुशल बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो बिल्कुल हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं की इस ऊर्जा को अगर सही दिशा दे दी जाए तो हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होगा। और इस दिशा में सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और स्वरोजगार की जो हम बात कर रहे हैं कि गांव में स्वरोजगार सृजन हो, इससे जुड़ी हुई भी कौशल विकास संबंधी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा दूसरा विषय है वो है कृषि ऋण सुविधाएं, तो उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर पंत, मैं समझना चाहूँगी आपसे कि ऋण सुविधाएं किस किस तरह की हैं? देखिए, भारत सरकार ने कृषि के लिए काफ़ी तरह के ऋण जो है वो बैंकों के माध्यम से उन्होंने मुहैया कराने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसमें से एक शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन जो फसल आधारित है, जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 7% की ब्याज दर से किसानों को कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी से मिलता है। और लॉन्ग टर्म लोन है वो जो भी जिस तरह का भी प्रोजेक्ट होगा, चाहे डेयरी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे मौन पालन हो, या फिर तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसको डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, वो भी उनको बैंकों के माध्यम से जैसे कि आपने बताया शॉर्ट टर्म यानी कम अवधि के जो ऋण चाहिए वो भी उपलब्ध कराए जाते हैं, और लंबी अवधि जैसे लॉन्ग टर्म जैसे आपने कहा तो वो भी सुविधा किसानों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी से जुड़ी पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आपकी कॉल्स लेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, कृषि को उचित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन को प्राथमिकता दें। पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए विशेष बजट आवंटन के मद्देनजर किसानों पर निर्भर है कि वे बैंक द्वारा प्रदत्त योजना से किस हद तक लाभ उठाते हैं। किसान अपने को सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की फसल और सावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर में फैले वाणिज्यिक बैंकों के जरिए उपलब्ध है। लेकिन कृषि ऋण को लेने के बाद किसानों को निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान अपने ऋण का पूरा ब्यौरा समय समय पर बैंक से लेते रहे और बैंक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए लिया गया हो। इस तरह किसान कृषि ऋण का फायदा उठाते हुए अपने कृषि को और विकसित कर सकते हैं। तो अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी आज के विषय से संबंधित, और अगर कुछ बिंदु इसमें छूट गए हैं जिन्हें लगता है कि जानना ज़रूरी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और चर्चा में भी बहुत सारी बातें निकलकर आपके लिए सामने आएंगी, उन्हें भी आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दुबे आपसे समझना चाहूँगी कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ये क्या करती है और किसानों से ये कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का मुख्य काम एजुकेशन और प्रशिक्षण का है। एजुकेशन में हमारे 20 इंस्टीट्यूट हैं जो सारे देश में नेशनल कैपिटल पे काम कर रहे हैं।
जो प्रशिक्षण देते हैं जैसी आवश्यकता होती है, और एक हमारा नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन जो दिल्ली में काम करता है। इसके अलावा हमारे 43 परियोजनाएं हैं जो ग्रामीण लेवल पर किसानों को हर तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को। मुख्य उद्देश्य उनका होता है कि कैसे उनकी दैनिक आय बढ़े, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, किस तरीके से वो क्या क्या रोजगार करें और उन रोजगार को किस तरीके से सफल बनाएं। यानी मैनेजियल ट्रेनिंग, प्रबंधकीय प्रशिक्षण और मार्केटिंग प्रशिक्षण और तकनीक प्रशिक्षण, तीनों प्रशिक्षण को हम लेके साथ में चलते हैं, एक कैप्सूल बनाते हैं जिससे उनकी सफलता ज़्यादा हो। क्योंकि एक ट्रेनिंग अगर हम दे देंगे और दूसरी ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर मैंने केवल तकनीकी दी और प्रबंधकीय नहीं दी तो फिर वो अच्छा प्रबंधन नहीं होगा, तो भी व्यवसाय उनका फेल हो जाएगा। प्रबंधकीय तकनीकी दी और मार्केटिंग की नहीं दी तो भी उनका फेल हो जाएगा। तो एक कैप्सूल के रूप में हमने प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है कि शुरुआत कैसे करें, रिसोर्सेज कैसे हों, और वो रिसोर्सेज गांव में अवेलेबल चीज़ें हों, जो उनके जो उत्पाद हैं एग्रीकल्चर के, उनसे किस तरीके से वो उनका स्वरूप बदल करके उसकी जो मूल्य है कैसे संवर्धन कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कैप्सूल की बात की कि कैप्सूल आप तैयार करते हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किसानों को हर तरह से तैयार किया जाता है कि वो ये भी समझे कि जो उनकी फसल है या उत्पादन है उसमें मूल्य संवर्धन कैसे हो, बाजार तक कैसे पहुंचा जाए और उचित लाभ उसे कैसे प्राप्त हो। और उसके साथ वे भी करते हैं कि उनको नई तकनीक, उत्पाद कैसे बढ़े, और सॉइल टेस्टिंग तक का हम प्रबंध हमारे यहाँ है। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। गोपाल सिंह है मध्य प्रदेश से। हेलो गोपाल जी। हेलो गोपाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताइए, सवाल बताएं अपना। ये सवाल ये है कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटी चाहिए हमको लोन लेने के लिए? किस किस चीज में लोन लेना चाहते हैं आप? जी, कृषि के ऊपर ही। किसी विशेष जानकारी के बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं? विशेष जानकारी मतलब लोन लेना है हमको कृषि के ऊपर। जी, इन्हें कृषि पर लोन लेना है, क्या करें? किस तरह का लोन लेने चाहेंगे? अगर फसलों के लिए लेना चाहते हैं आप गोपाल जी? नहीं, रोजगार खोलना चाहते हैं। रोजगार के लिए। और किस किस क्षेत्र में आप चाहते हैं ये? जी, ये कोई मतलब कीटनाशक वगैरह, रासायनिक। गोपाल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ये रासायनिक कीटनाशक होते हैं, खाद बीज वगैरह, यूरिया, ये इन चीजों में। रासायनिक कीटनाशकों के लिए आप ये इसमें क्या करना चाहते हैं? जी वही, अब मतलब रोजगार करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं किसानों के लिए। दुकान खोलना चाहते हैं ये कीटनाशकों वगैरह की जो होते हैं, तो इसके लिए क्या ऋण मिल सकता है? अच्छा, देखिए, ऐसा है, ये व्यक्तिगत ऋण तो आपको व्यक्तिगत मिलेगा, ये कृषि से संबंधित नहीं है, ये तो व्यवसायिक ऋण है। लेकिन यदि आप सहकारी समिति बना करके, है ना, अगर आप अपने क्षेत्र में सहकारी समिति बनाएंगे और वहाँ पर खाद बीज और ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनको बेचने का एक दुकान या वो संस्था बनाएंगे, तो जितने क्षेत्र के किसान हैं उन सबको फायदा होगा। और एक दुकान को फिर उसको ऋण जो है कहीं से भी, चाहे वो बैंक हैं जो सहकारी बैंक हैं या नेशनलाइज बैंक हैं, वहाँ सबसे मिल जाएगा। सहकारी समिति कैसे बनेगी, ये आप अपना वहाँ पर जो आपका जिला लेवल पर एक पंजीयक होता है जिसको हम रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार कहते हैं, सहायक पंजीयक कहते हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जिला संघ है भोपाल में, अरेरा कॉलोनी में, है ना, इस जिला संघ, वो राज्य संघ, राज्य सहकारी संघ, वहाँ से कर सकते हैं। और आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 418 111 3 बार 1158। अगर वहाँ, और हमारा एड्रेस भी है, अभी आप दिखा देंगे एड्रेस, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग या हौज खास, नई दिल्ली। तो आप पत्र डाल देंगे, या मेरे यहाँ प्रशिक्षण चलते रहते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, और हमारे यहाँ प्रशिक्षण कंटिन्यूस चलता रहता है, कोई दिन खाली नहीं रहता। अब आप प्रशिक्षण में देखिए आप किस प्रशिक्षण में फिट बैठते हैं, किस प्रशिक्षण में आ सकते हैं, उसमें आप आ जाइए, आपको सारी जानकारी यहाँ से। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, भोपाल में भी एक परियोजना है और एक उज्जैन में हमारी परियोजना है। आप वहाँ से
जानकारी कर सकते हैं, आप वहां से भी संपर्क कर ठीक है। सकते हैं। आपने जो नंबर हमें बताए हैं हमने स्क्रीन पर फ्लैश भी कर दिया और दर्शकों के लिए मैं रिपीट भी कर देती हूँ। 011-418-11158 यानी 011-418-111158 यानी 111 है इसमें, बीच में आप देखकर नोट भी कर सकते हैं। और इस पते पर जो कि पता है यहाँ का आपने बताया हमें, तो उस पते पर आप पत्र भी लिख सकते हैं। ये है NCUI 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, या फिर आप हौज खास भी लिख सकते हैं, नई दिल्ली 110016। पता जो है हमने नीचे फ्लैश कर दिया है। और इस बीच बबलू एक दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर। हेलो बबलू जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो जी मैडम, मेरा एक 1.5 एकड़ का खेत है, उसमें पपीता लगाना है, तो इससे संबंधित ऋण चाहिए था। बबलू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाए। हेलो 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 जी, अच्छा, आप पपीते की खेती करना चाहते हैं, हेलो? उसके लिए आपको ऋण चाहिए? हाँ जी मैडम, पपीता के लिए ऋण चाहिए, 1.5 एकड़ खेत में लगाना है। जी जी, पंत जी, क्या पपीते खेती के ऋण ले सकते हैं और उसमें KCC किस तरीके से मदद कर सकता है, क्या उसके माध्यम से इन्हें ऋण मिल देखिए, सकता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो है भारत सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके माध्यम से किसानों को इससे लगातार उनको शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों से ऋण मिल सकता है। और उसमें उसके लिए होना ज़रूरी है कि मतलब बैंक से जो भी कागज़ी कार्रवाई जैसे है, इनके खसरा खतौनी या गिरदावरी है, और जिस तरह से स्केल ऑफ फाइनेंस उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जिलेवार जो एक स्केल ऑफ फाइनेंस है कि जितनी उसमें पैदावार होगी और जितनी उसमें उसको कृषि फसल को उगाने के लिए उसमें जो भी कॉस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली उसमें उनको बैंक से लोन मिल सकता जी है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बबलू जी, देखिए हर जिले पे एक जिला कृषि अधिकारी होता है, हर जिले पे। जी, आप वहाँ जाएं, उससे संपर्क करें, वो आपको केवल ऋण के बारे में तो सहायता देगा भी, सहयोग करेंगे ही, लेकिन आपको कौन सी वैरायटी लगाना है, कितने क्षेत्र में किस तरीके से, सारी उसकी जानकारी भी मिलेगी, जो तकनीकी जानकारी। और ऋण में जो भी छूट होती है बागवानी के लिए, इस तरीके के लिए जो भी छूट होगी, वहाँ आपको पूरी जानकारी उससे मिलेगी और आपको बहुत फायदा होगा। आप हर जिले पे एक जिला कृषि अधिकारी होता है, और नहीं तो आप वहाँ नहीं जा पाए तो ब्लॉक में जाइए, ADO एग्रीकल्चर होते हैं, आप उनसे संपर्क करके आप जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करिए, तो बहुत सारी सरकार की योजना है जिसमें आपको छूट भी मिल जाएगी ऋण में, और आपको तकनीकी सहयोग भी, ज्ञान भी मिलेगा किस तरीके से हम अच्छा उत्पादन लें, वैरायटी कौन सी। गुलाम हुसैन जी हैं जम्मू कश्मीर से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी हुसैन साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, श्रीनगर से बात कर, जी बताइए। जी 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 जी, सवाल बताएं। हमें ये पूछना था मैडम, हमें जो हम केसर का खेती करते हैं, लेकिन हर किसी के पास अपना खेती पूरा नहीं होता है, वो लीज पे लेता है मैम। उसके लिए कोई सुविधा है ऋण का? नहीं, आप केसर की खेती करते हैं, फिर आगे समस्या क्या आती है उसमें? हाँ मैम, क्या समस्या क्या आती है? नहीं, पैसे की समस्या है, क्योंकि हमने सोचा था हम बढ़ाएंगे। अच्छा, आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं और आपको इसके लिए ऋण चाहिए? जी जी, केसर की गवर्नमेंट ने कोई सुविधा रखा है इसके लिए? गवर्नमेंट ने आप इसको अगर चूंकि ये बागवानी है, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से मिलेंगे और उन्हीं के उसमें एक भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको कहते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसमें कि वो बागवानी को बढ़ावा देना चाहते हैं, और उसमें चाहे वो पॉली हाउस के माध्यम हो या उसमें ड्रिप इरिगेशन हो, उसमें सूक्ष्म सिंचाई के अलग अलग उसमें उपकरण इस्तेमाल करने हो, या अब उन्नत बीज हो, या फिर नए तौर तरीके हों, उसके माध्यम से अगर वो एक बैंक के प्रोजेक्ट रूप में अगर वो लोन लेंगे तो उससे आपको उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ज़रूरी यही होगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से मिले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस होगा, ये कोई छोटा ऋण नहीं होगा। जी, एक और हमारा इसमें सुझाव है कि आप जितने भी किसान हैं जो केसर की खेती उत्पादन करते हैं,
उनसे सबको एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के जब उनको मार्केटिंग करेंगे एक या परियोजना के रूप में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा सरकार की नियम योजनाओं का भी और उसमें जो बिक्री होगी उसका मूल्य भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अकेले आप करेंगे तो कोई बड़ी जो दवा बनाती हैं कंपनियां वो आपके पास नहीं पहुंचेंगी। लेकिन यदि आप बहुत सारे किसान मिलकर के एक ग्रुप में सेल करेंगे, बिक्री करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। और आप में हर इसमें जो बागवानी है उसके लिए और जो मार्केटिंग के लिए हर जगह अब योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप जिला कृषि अधिकारी के और ये डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से जो फल और उत्पादन अधिकारी होता है, जिला फल उत्पादन अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कहते हैं, उनसे मिलेंगे तो आपकी सारी जानकारी मिलेगी और आपको ऋण में भी जो भी आपको एड मिलेगी, ग्रांट मिलेगी या छूट मिलेगी, वो वहीं से आपको सारी जानकारी, क्योंकि एरिया वाइज छूट मिलती है, आपको सारे मिलेगी। चलिए ठीक इसमें है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत सरकार इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा समूह की, जब तक वो समूह से आपस में एक तरह से संगठित होकर काम नहीं करेंगे तो उनको मार्केट में भी, मार्केटिंग करने में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसको किसी तरह से भारत सरकार से या फिर इनके जो जितने भी लोन हैं उससे छूट मिल पाए, तो ज़रूरी ये है कि जितने भी FPOs हों वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो या तो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं या कंपनी एक्ट के अंदर। और उसमें नाबार्ड भी है और साथ में SFAC एक दूसरी संस्था है जो कि ऐसे प्रोड्यूसर फार्मर्स के, किसानों के जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बढ़ावा दे रही है। जी चलिए, इसी के साथ ही अभी हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और आपके सवाल हम लेते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं। तो इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं और बहुत सारे कॉलर्स जो हैं अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और इस नंबर पर आप कॉल करें। दूसरा नंबर भी आपको दे दें, हम हालांकि साथ साथ फ्लैश भी कर रहे हैं, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं 1800-113061। तो दोनों नंबर है, अभी भी आपके लिए सुविधा चालू है, आप फ़ोन करें और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। और अब मैं बात कर लेती हूँ डॉक्टर दुबे से, लेकिन उससे पहले कॉलर है विशाल है हिमाचल प्रदेश से, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो विशाल जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जो बैठे हुए हैं विशेषज्ञों उनको भी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल है कि कृषि स्वरोजगार में लघु को अगर अपनाना है तो हम खुद ही अपना सकते हैं, अकेला मतलब वो अकेला अपना सकते हैं, किसी की जरूरत होती है? आपका कहने का मतलब है कि आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, समूह बनाना चाहते हैं? जी जी। तो कैसे बनाएं? जी अच्छा ठीक है। और मुझे लगता कितनी उम्र है आपकी विशाल जी? मुझे लगता है काफी युवा किसान समझ आया आवाज से जो लगा मुझे। जी बताइए क्या क्या करें? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 लोगों से कम का ये ग्रुप होना चाहिए और ये 20 लोग मिल करके एक अपना छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर एक बैंक में अकाउंट खुलाते हैं और अकाउंट खुलाने के बाद बैंक फिर उनको जितना उनका पैसा होता है उससे 6 गुना ज़्यादा उनको ऋण देती है ना। तो फिर वो उस पैसे में से आपस में ग्रुप में थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर के वो अपना अपना छोटा छोटा उद्योग शुरू करते हैं और
अच्छा तो ये रहे कि ये छोटे छोटे उद्योग अपना अपना इकट्ठा शुरू करने की बजाय सब मिलकर के एक छोटी सी कोई उत्पाद यूनिट डालें, कोई एक छोटा सा उद्योग डालें और उसी में सारे ग्रुप काम करें। देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत छोटे छोटे कृषि पर आधारित जो है अभी उद्योग लगवाए हैं और ये पंजाब में मैंने अभी शुरू किया है। जैसे गेहूं, चना और इनसे जो नमकीन वगैरह बनती है और उत्पाद बनते हैं और मैंने देखा है कि 3 से 5 हज़ार रुपया पर पर्सन पर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह तक अतिरिक्त आय हो रही है। इसमें 2-2.5 लाख रुपया का खर्चा आता है और मैं समझता हूँ इतना एक ग्रुप इकट्ठा करके लोन लेके ये हो सकता है। मशीनें आती हैं और ये क्या करे जो विशाल है, कहते हैं इनको ग्रुप बनाना, कैसे करें? हाँ, तो ग्रुप, अभी ग्रुप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, केवल 20 लोग इकट्ठा करके ग्रुप का अपना नाम रखें और अपना उसका वो एक पेपर टाइप करवाएं और ये तो नाबार्ड से जुड़ जाएं या कोई भी दूसरे भी ब्लॉक लेवल के भी अधिकारी होते हैं जो भी उस क्षेत्र में वो होंगे। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवाती है, दूसरे सरकारी ऑफिसर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवाते हैं और ये अनरजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लेखा पढ़ी तो यानी कुल मिला के विशाल जी को करना यह है कि अपने अन्य जो साथी हैं उनको एकत्रित करें, 20 लोग हों और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि नाबार्ड भी जा सकते हैं। नाबार्ड का नहीं नाबार्ड से संपर्क करके वो इनका एक कागजी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं, नाम लिखना, उनका वो बनवाना और रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होता है, इसलिए केवल एक थोड़ा सा रिकॉग्निशन चाहिए और बैंक में इसका अकाउंट खुलाना है। अच्छा, उस ग्रुप के नाम से बैंक में पहले उस ग्रुप का नाम रख ले, जो भी उनको मान लीजिए इनका नाम विशाल है तो विशाल ही नाम रख लें। लेकिन ये ध्यान रखें 10 से लोग कम ना हो, 20 से ज्यादा ना हो। 20 से ज्यादा होंगे तो फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको जाना पड़ेगा और 10 से कम होंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा और वो अच्छा प्रोजेक्ट आपका ग्रुप नहीं चल पाएगा। अच्छा, इसलिए आप कोशिश ये करें 10 से लोग ज्यादा हो और 20 से कम हो और जो खेती पर आधारित जो उत्पादन आपके क्षेत्र में होता हो उसी पर छोटा सा उद्योग लगाइए और सभी 10-15 लोग मिलकर काम करें उसमें। कोई मार्केटिंग करे, कोई उत्पादन करे, कोई पैकिंग करे और उसका पैकिंग वगैरह का ठीक सा बनवा लीजिए जिससे आप जो है compete कर पाए मार्केट में। तो मैं समझता हूँ इस समय बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत अच्छा पैसा है। तो बस यही करना विशाल जी को कि अपने साथियों को इकट्ठा करें, अपने ग्रुप का नाम रखें, बैंक जाएं और उसके बाद बैंक में। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो पहल जो भारत में पहली बार हुई थी वो नाबार्ड ने की थी। 1992 में अपना एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद से आज काफ़ी सेल्फ हेल्प समूह खासकर महिलाओं के ज़्यादा बने हैं। तो पर चूँकि विशाल जी का प्रश्न है तो एक हमारा नाबार्ड का SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम चल रहा है जिसके माध्यम से हम जितने भी सेल्फ हेल्प प्रमोशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं, जैसे कई NGOs होते हैं, क्योंकि विशाल जी शायद खुद ना इकट्ठा कर पाएँ और चूंकि वो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र से हैं, हिमाचल प्रदेश से, तो वहाँ अगर 10 या 10 से कम भी मान के चलिए कि 8-9 के भी अगर वो समूह बनाते हैं तो नाबार्ड उनकी मदद करता है। लेकिन समूह बनाना अपने में है तो एक चीज़ होगी, लेकिन उसको किस तरह से अपने आप को इतना सक्षम बना सकें कि कल वो एक माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट सेटअप कर ले, इसके लिए उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और उससे पहले छोटे छोटे जो अपने सेविंग हैं आपस में जब वो जुड़ेंगे और जब तक इंटर लोनिंग नहीं करेंगे, मतलब इसका मानना यह है कि एक मेंबर दूसरे को जब तक लोन नहीं देगा तब तक समूह शायद इतना परिपक्व नहीं होगा। एक कॉलर है, उनका मैं प्रश्न लूं उससे पहले बहुत छोटा सा सवाल में और जल्दी से जवाब चाहूंगी कि क्या ये जो ग्रुप बनाना है, फैमिली मेंबर्स, मान लीजिए बड़ा परिवार होता है, घराने होते हैं गाँवों में, तो वो मिलकर भी बना सकते हैं? नहीं, एक परिवार से एक ही व्यक्ति होना चाहिए, अमूमन एक ही मेंबर बनता है। ठीक है। राजस्थान से श्यामलाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो श्यामलाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जानकारी चाहिए थी मैम मेरे को। जी बिल्कुल बताइए, आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, बताएं क्या प्रश्न है। सर को मेरा नमस्कार पहले तो। जी नमस्कार। मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जो कृषि में स्वरोजगार क्या क्या कर सकते हैं? किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। कृषि में स्वरोजगार, चलिए ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है और इसका कोई दायरा भी नहीं है। जी बताएं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आप में देखिए जिज्ञासा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं, जो भी आपके उत्पाद हो रहे हैं, जो भी खेती में वहाँ उत्पादन हो रहा है, उसमें आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप अकेले कर सकते हैं या समूह में कर सकते हैं। कुछ काम अकेले आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम जब तक समूह में नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता बड़ा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन करेंगे, फिर मार्केट में बेचने आएंगे। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव के साथ इसको
के उत्पादन करते हैं तो कोऑपरेटिव का हर चेन है एक, जैसे जो भी कंज्यूमर स्टोर हैं उन पे आप बेच सकते हैं। सरकार के जो और भी केंद्रीय जो दुकानें हैं उन पर केंद्रीय भंडार उन पर आप अपना उत्पादन बेच सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप गेहूं से दलिया ही बनाते हैं तो दलिया देखिए मार्केट में दिल्ली में इस समय जो रोस्टेड दलिया है वो 80 रुपया के स्वास्थ्य के लिए लोग इतने जागरूक भी हो गए, बहुत जागरूक। आप 12-14 रुपया किलो गेहूं मिलेगा तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मार्जिन है इसमें। और आपका स्कूलों में जाता है, आप रोस्टेड जो चना है उनको एक साथ साफ करके पैकिंग कर दें, पैकिंग मशीन में, लेकिन तो आप जिज्ञासा होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जैसे मोटे मोटे तौर पर कैटेगरीज क्या क्या है, किस किस चीज में स्वरोजगार में जा सकते हैं? नहीं, अब इनको ये देखना है कि उनके एरिया में कौन सा चीज अवेलेबल है कि जिससे वो आसानी से उपलब्ध होकर के अपना एक कोई रोजगार खड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए अच्छा हो कि आप पहले प्रशिक्षण में आ जाइए और प्रशिक्षण लीजिए, अपनी बात बताइए डिटेल में, फिर संभावनाएं अपार हैं। आप डेयरी के क्षेत्र में आइए तो डेयरी में आप जो भी गांव में सबके 1-2 पशु हैं, कोऑपरेटिव डेयरी बनाइए, उससे आपके जो डॉक्टर की सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे बीज उसके मिलेंगे जो फॉडर के हैं, जो चारे के हैं। राजस्थान से हमें मोटा अनाज भी काफी होता है, मोटा अनाज बहुत होता है, आप उसमें आप उसके उत्पादन का कर सकते हैं। सरसों बहुत होती है, आप तेल और उसका कर सकते हैं। जिज्ञासा होना चाहिए केवल, और आराम से कर सकते हैं। और अगर प्रोसेसिंग में छोटी सी प्रोसेसिंग में जाना चाहें जिसमें 2-2.5 लाख का खर्चा है, यूनिट भी लगा सकते हैं, सरसों का है अगर ये सारे जो छोटे छोटे गांव पे आधारित उद्योग हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हैं जो गांव में आसानी से चलाए जा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और अकेले की बजाय मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समूह में करें, किसान समूह बना लें या सहकारी समिति बना लें या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें, तो आपको देखेंगे कि एक काम बंटवारा हो जाएगा और कोई मार्केटिंग करेगा और लोगों को काम भी मिल जाएगा। मेनली ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और युवाओं का जो पलायन है शहरों की तरफ वो भी रुकेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ ही वक्त हो गया है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। और मैं यहाँ पर श्यामलाल जी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो जो हमने अभी कुछ देर पहले नंबर भी एक चलाया था उस पर कॉल कर सकते हैं और पता दिया था, उस पर पत्र भी लिख सकते हैं, आपको विस्तृत जवाब उसका दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे हेलो किसान। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो विषय एक बार फिर से आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कृषि आधारित स्वरोजगार की और साथ ही साथ ऋण सुविधाओं के बारे में। और टोल फ्री नंबर जो है वो हम साथ साथ फ्लैश कर रहे हैं, वहाँ से आप देखकर हमें कॉल कर सकते हैं। अभी भी समय बाकी है, आपके सवालों को हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। इस बीच सत्यनारायण जी हैं हमारे पहले कॉलर ब्रेक के बाद के, आइए बात कर लेते हैं। हेलो सत्यनारायण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बताएं, सवाल बताएं। हमें पशुधन पे मैडम ऋण लेना है, इसके बारे में जानते हैं। किसका ऋण लेना है? पशुधन, डेयरी के लिए लेना चाहते हैं आप? जी मैडम, डेयरी के लिए लेना चाहते हैं ना? डेयरी फार्म। हाँ डेयरी फार्म, ठीक है, डेयरी के लिए ऋण लेना चाहते हैं। देखिए डेयरी के लिए
डेयरी के लिए एक स्कीम है, एक जिसको कहते हैं DEDS, डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम। मतलब कि जो छोटे जो किसान हैं वो किस तरह से डेयरी को, अपनी पशुपालन को एक प्रोफेशनल रूप से उसमें अपनी आय को भी सर्जित कर सकें और किस तरह से उसमें दूध का भी, मिल्क प्रोडक्शन भी और मार्केटिंग में भी मदद मिल सके। इसलिए भारत सरकार की स्कीम है। इसमें 10 भैंस या 10 गाय तक के लिए उनको लोन मिलता है, जिसकी कि प्रत्येक यूनिट का जो कॉस्ट मूल्य है वो भारत सरकार ने 60,000 के करीब रखा है। प्रति पशु जो मूल्य है वो 60,000। इसका मतलब ये है कि अगर 10 की वो यूनिट लगाते हैं तो उनको 6 लाख का लोन मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें सब्सिडी भी अवेलेबल है भारत सरकार की। और सब्सिडी किस तरह की होगी, चाहे वो महिलाएं हो तो 33% है, या फिर अन्य कोई किसान हो तो उनको 25% के माध्यम से उनको सब्सिडी मिलती है। और इसकी जो लोन भी जो वापस करना होगा वो भी 5 से 10 साल के बीच में उनको मिल सकता है। वो समय जो इंटरेस्ट फ्री रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी कहते हैं, उसमें तो जो भी बैंक होगा, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, तो उनकी जितनी उनकी कॉस्ट होगी फंड की, जितना मतलब वो जिस तरह से वो अपना पैसा जो है सेविंग बैंक से इकट्ठा करते हैं, तो उसमें जो भी उनका ब्याज दर पड़ेगी उसी ब्याज से उनको लेना। ठीक है, शिव कुमार है एक और कॉलर उत्तर प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो शिव कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर सुन पा रहे हैं सर। जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? सर ऐसा सर, मैं सुअर पालन किया हूँ सर, फार्म बनाया हूँ, 30-40 जानवर हैं हमारे पास। तो इस पर सर हम ऋण सर ले सकते हैं? क्या सुविधाएं हैं सर ऋण लेने के लिए? क्या क्या करना पड़ेगा सर? डेयरी पशु हैं आपके पास? जी पशु। अच्छा, आप शुकर पालन से जुड़े हुए हैं जी। अब ये शुगर पालन कर रहे हैं, इन्हें क्या ऋण और मिल सकता है? जैसे डेयरी का है वैसे शुगर पालन के लिए भी एक स्कीम बनी हुई है। और उसमें 2 तरह के, चाहे वो रेयरिंग हो या ब्रीडिंग हो, या फिर एक वो अपने पिग रिटेल यूनिट, मतलब मार्केट भी, शॉप भी, दुकान भी लगाना चाहते हो, तो उसके इन 3 चीज़ों के लिए उनको बैंकों से लोन मिल सकता है जी। और उसमें अब डिपेंड करेगा कि मतलब किस तरह का वो लोन लेना चाहते हैं। अगर वो खाली ब्रीड करना चाहते हो तो 3 सुअर और उसमें एक यूनिट है मिनिमम, जिसपे कि लोन मिल सकता है, और जिसमें कि 25 से 33% जैसे बताया। इनका कहना है कि इनके पास पहले 40 सुअर हैं, पहले अब इसको बढ़ाने के लिए भी मिल हाँ, सकता इनको है? बढ़ाने के लिए मिल सकता है। तो पर वो कितना बढ़ाना चाहते हैं वो तो फिर बैंक जाके और वो बैंक मैनेजर जो है उनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है हर एक बैंक में, तो उन्हीं के माध्यम से वार्तालाप के बाद ही पता चल सकेगा किस तरह की कितनी क्षमता है और किस तरह का लोन इसके लिए है। हाँ, सुविधा जरूर है, जरूर है। और बिहार से नरेंद्र किशोर हैं एक कॉलर, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी नरेंद्र किशोर जी, बताइए सवाल क्या है? हमको है जो डेयरी पर लोन लेना था, और क्षेत्रीय बैंक है ना, जो स्टेट बैंक और ग्रामीण बैंक, वो लोन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम बाहर कहाँ जाएं, किस से मिले हम जो हमारा लोन हो? जी, ये कह रहे रीजनल जो बैंक है उसे ऋण नहीं मिल पा रहा, डेयरी के लिए नहीं ऋण लेना है, तो ये क्या करें, कहाँ जाएं? नहीं, रीजनल बैंक मैं समझ नहीं पाया, या तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। जी, वही बता रहे हैं। वैसे देखिए, अगर ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि ब्रांच मैनेजर कोई जो है उनको मना करेगा, क्योंकि से है ये, हाँ। और अन्यथा हर एक ज़िले में एक लीड डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जो कि मतलब सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। ऐसी कोई शिकायत है तो उनके साथ जाके मिलके उसका समाधान निकाल सकते हैं। पर आजकल इतने बैंक, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है सभी बैंकों में, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या कोऑपरेटिव हो, सरकार की तरफ से कि ऋण देना है किसानों को। हाँ, उन्हें टारगेट भी है बैंकों, क्योंकि बैंक कैसे चलेंगे जी, बैंकों को भी अपनी आमदनी कमानी है, तो वो तभी होगा जब वो ऋण देंगे, ऋण से ही उनकी आय होगी। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जानवरों के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा। अगर आप डेयरी के लिए लेना चाहते हैं तो कितने जानवर लेना चाहते हैं, फिर आपका उत्पादन के लिए खेती आपके पास कितनी है कि जिससे चारा उत्पादन करेंगे, चारा उत्पादन के उस जानवरों के लिए चारा होगा, तो पूरा एक प्रोजेक्ट कितना रहने के लिए पैसा चाहिए। तो एक आपको बैंक में जाके पहले आपको परियोजना, एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होता है। पता नहीं आपने सबमिट किया है या नहीं किया है, या उसी को सही तरीके से नहीं बन पाया, इसलिए कहीं वो है। आप जिला पशुधन अधिकारी होता है,
उसके पास भी जा सकते हैं, आप उससे मिलिए और अपना परियोजना जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको सही तरीके से पहले बनवाइए और उसके बाद फिर आप उसके ऋण जहाँ से सुविधा मिलती है वहाँ आप जाइए, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में, जहाँ स्टेट बैंक में। इसके अलावा एक और साधन है आपके पास, आपके हर जिले में एक जिला सहकारी दुग्ध संघ है, हर जिले में। आप वहाँ संपर्क करिए, आप वहाँ से प्रोजेक्ट बनवाइए और आपका दूध भी वहाँ बिक सकता है। अगर आप सहकारी डेयरी से जुड़ जाएंगे तो ये परियोजना को ऋण दिलवाने में भी वो सहयोग करेंगे और आपका दूध भी उत्पादन जो होगा वो अच्छे मूल्य पर और गांव में कोऑपरेटिव डेयरी बना करके आपका दूध भी उत्पादन अच्छे, क्योंकि सुधा डेयरी जो आपकी है वो वैसे काफ़ी अच्छी है बिहार में, आप उससे जुड़ के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पर मैं एक और चीज़ यहाँ पे मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लोन के टाइम में, क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है और उसमें जो सब्सिडी आती है वो भारत सरकार से आती है, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होती है और हर एक साल यानी पहले आओ पहले पाओ। हाँ, तो उसमें तो ज़रूरी ये है कि पहले तो ये पता कर लें कि सब्सिडी आजकल अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि बीच में भारत सरकार ने इसमें एक तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन अभी फिर से उन्होंने इसमें उन्होंने बजट में भी और अदरवाइज भी वो उसमें सब्सिडी देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो क्योंकि ये स्कीम काफ़ी टाइम से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक को बशर्ते जो भी बोरोवर हो उसके कोई उसमें पहले से वो लेनदार ना हो, उनका कोई इसमें उनका लोन अमाउंट ना हो, कोई एनपीए ना हो, तो इसके सिवाय अगर कुछ और है तो मेरे को नहीं लगता कि शायद बैंकों से कोई भी इसमें मुश्किल आ सकती है बैंक लोन लेने के लिए। और अभी भी समय बाकी है थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि और दर्शक अगर कोई प्रश्न है तो हमें फ़ोन करें। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कीजिए और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। कुछ एक कॉलर्स हैं हमारे साथ, एक ओम प्रकाश जी कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। हेलो ओम प्रकाश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राजस्थान से बात कर रहे हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार ओम प्रकाश जी, बताइए सवाल क्या है? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी किसान के पास अगर जमीन नहीं है, अगर वो डेयरी पे लोन लेना चाहे तो क्या करना पड़ेगा मैडम? अच्छा, जमीन नहीं है और डेयरी के लिए लोन चाहिए उसे? हाँ मैडम जी। देखिए, अगर जैसे इन्होंने डॉक्टर दुबे ने भी पहले कहा था, अगर ज़मीन नहीं है उनकी तो या तो वो समूह के माध्यम से बैंकों को वो अप्रोच कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। समूह बनाने के भी दो मॉडल हैं, एक तो स्वयं सहायता समूह या फिर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जिसमें कि ऐसे किसान का समूह हो जिनकी कि अपनी ज़मीन ना हो लेकिन वो खेती करते हो या फिर खेती की विविध जो एक्टिविटीज़ हों वो करना चाहते हों। तो इन दोनों से ही वो किसी भी बैंक से के पास जाके इन डेयरी के जो मैंने आपको बताया DEDS स्कीम है, जिसमें कि 10 भैंस या गाय तक का उनको लोन मिल सकता है। जी, एक और कॉलर है, हरि भाई हैं गुजरात से। जी हरि भाई जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम मेरा सवाल है, मुझे हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना प्रश्न बताएं। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी। गिर सोमनाथ से, गिर सोमनाथ जिला है वहाँ से। जी। मुझे बेसन का आटा बनाने का जो प्लान आता है ना, उसके बारे में कहाँ से प्रशिक्षण मिलेगा वो जानने का है। सब बेसन बनाने का प्लांट लगाना का जो आटा आता है, हाँ हाँ जी, उसको बनाने की प्रोसेस कैसे होती है, उसका कहाँ ट्रेनिंग मिलती है? इनका नाम है हरि भाई गुजरात से। अच्छा हरि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सोचा है। देखिए, आटा बनाना और बेसन बनाना ये एक ही, देखिए छोटी सी चक्की से आप बहुत कम उससे इसको शुरू कर सकते हैं। एक 10-15 हज़ार की एक चक्की आती है, उससे बेसन बना के, और इसको पैकिंग बनाना बड़ी ज़रूरी है। पैकिंग अच्छी हो, उस पर आप क्या क्या शुद्धता है उसका आपका पूरा पैमाना, क्योंकि मार्केट में आपको जो उत्पादन वो लोग लेने वाले हों, तो आप जब अच्छा पैकिंग नहीं करेंगे, अच्छी उसमें गुणवत्ता का लिखेंगे नहीं कि 100% शुद्ध है, तब तक नहीं हो सकता। और ये आपको काफ़ी अच्छा 20 से 25% तक मार्जिन पर केजी तक ये मिल जाता है। आप
दालें भी डायरेक्ट, दालें भी मार्केट में चने की दालें मिलती हैं, दालें ले सकते हैं या चना लेकर के उसकी दाल बनवा सकते हैं। डॉक्टर साहब लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे पैकिंग करेंगे बेचने में तो इनको कोई लाइसेंस वगैरह तो लेने की जरूरत नहीं है? हाँ, अभी देखिए लाइसेंस इसमें आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी वो बात नहीं है, बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही आपको उसका मिल जाएगा। तो आप ये फूड प्रोसेसिंग से उससे एक लाइसेंस मिलता है और उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, चूँकि इसमें पानी नहीं पड़ता है इसलिए आपको इजीली मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जिसमें पानी पड़ता है, पानी उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है क्वालिटी कंट्रोल और हाइजीनिक के, लेकिन इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और पैकिंग मशीन भी बहुत सस्ती आती है, आप ऑटोमेटिक ना लेके आप सिंपल भी ले सकते हैं शुरुआत के में। ये तो जितना पैसा है उतना आप देख लीजिए, लेकिन इस तरीके से प्रोसेसिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में, क्योंकि सारे उत्पाद तो गांव में ही होते हैं जहां पर आप हैं, और ये सारा काम करते हैं बड़े बड़े शहरों में आके। तो आप गांव में शुरू करिए, अच्छा है, परियोजना अच्छी है। और अहमदाबाद में हमारी एक परियोजना है जिसमें 6-7 ऑफिसर रहते हैं। 2 परियोजना अहमदाबाद में है, गुजरात में है, अहमदाबाद में है। अगर कोई दिक्कत होगी हम आपका संपर्क वहाँ करा देंगे, ट्रेनिंग भी दिलवा देंगे। आपसे संपर्क कैसे करें, जैसे कि आपने बताया कि आप? हाँ, हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है हमारा अहमदाबाद में जो गांधीनगर में है, 30th सेक्टर में है, उदय भान सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान। उदय भान सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान। और दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है जो वहाँ पर अहमदाबाद में है। आप पहले हमसे संपर्क करिए और हमें लेटर पत्र लिख सकते हैं कि क्या क्या आपकी जो आपने बताया हमें। NCUI 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110016। अभी हम नीचे चला भी देंगे। हाँ ठीक है, हम आपका प्रशिक्षण भी इसमें करवा देंगे और मार्केटिंग का भी प्रशिक्षण, प्रबंध की प्रशिक्षण, सारा हम आपको इसमें सहयोग करेंगे। एक मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हर एक जिले में एक होता है जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होती है, जहाँ पे कि वो भी इस तरह के वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। और आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एक और स्कीम शुरू की थी जिसको कहते हैं कि मुद्रा, जिसमें थे कि 10 लाख तक ऐसे एक सूक्ष्म और जो छोटे उद्योग हैं वो उनको आप ऑनलाइन के माध्यम से भी बैंकों को इसमें अप्रोच कर सकते हैं। और हर एक इसकी जो दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसमें बैंकों के लिए, उसमें यह है कि 90 दिन के अंदर ही उनको इसको लोन को प्रोसेस करके उनको लोन देना होता है। एक हमारे दर्शक हैं अजमेर से, गोवर्धन सिंह है, जिन्होंने हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर से के जरिए ये प्रश्न हम तक पहुंचाया है। इनका कहना है कि हमारी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और हमें कुट्टी काटने की मशीन का ऋण चाहिए, मिलेगा या नहीं? अगर हाँ तो इसके लिए क्या करना होगा? जी सर। तो ये कुट्टी काटना तो हार्वेस्टर मेरे ख्याल से मैं समझूं कि कंबाइन क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे? देखिए भाई, आप कुट्टी किसके लिए काटना चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आप अपने जानवर के लिए कुट्टी काटना चाहते हैं या उसका उद्योग के रूप में कुट्टी काट करके दूसरों को बेचना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ आता है। यदि आप अपने जानवरों के लिए कुट्टी काटना चाहते हैं तो आपके पास लैंड भी होगी, और जब लैंड होगी, जमीन होगी, तो उसके हिसाब से आपको इस तरीके के ऋण, 2.5 लाख तो बहुत बड़ा ऋण नहीं है, आप मीडियम टर्म में 7 साल के लिए 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से कम है तो कोई बात नहीं है, आप जो है 7 साल में इसको तक कर सकते हैं, जो मीडियम लोन में आ जाएगी। और कोई किसी भी बैंक से ये बहुत बड़ा लोन नहीं है, मिल जाएगा, मीडियम टर्म लोन के माध्यम से मिल जाएगा। देवेंद्र कुमार है, दिल्ली नरेला के एक दर्शक, इनका कहना है 1 एकड़ जमीन पर खेती के लिए ऋण लेना चाहते हैं, अधिकतम कितना ऋण ले सकते हैं और ऋण प्राप्त कैसे करें? देखिए, वो अगर क्रॉप लोन लेना है तो अधिकतम अगर वो 3 लाख तक लोन लेंगे तो 7% के ब्याज दर पे उनको बैंकों से लोन मिलेगा। और ये लोन जो होता है वो एक कृषि लोन, जो क्रॉप लोन जिसे कहते हैं, वो 1 साल के लिए और की अवधि का होता है। और उसमें अगर इसकी जो अदायगी भी है, अगर वो ठीक समय पे करते हैं या उसके 1 साल से थोड़ा पहले करते हैं तो उसमें 3% छूट और मिल जाएगी, 4% इफेक्टिवली। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी जानकारियों को नोट कर रहे होंगे, इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड का विषय क्या है कल का, वो आप जान लें। कल का विषय है पॉली हाउस में खेती करके बढ़ाएं आय के स्रोत। एक बार फिर से बता दें, पॉली हाउस में खेती करके बढ़ाएं आय के स्रोत, ये हमारा कल का विषय है। और अब आप हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो नोट कर लें,
ताकि ईमेल के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सके। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com, hellokisan2015@gmail.com। ये कल का हमारा जो विषय है उससे जुड़े हुए जो भी आपके ईमेल है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। करना ये है कि आपको फेसबुक पर जाना है, सर्च बॉक्स में आप हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा और इसे फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें। जहाँ इस कार्यक्रम के बाद भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप फ़ोन करें और अपना प्रश्न नोट करवा दें, इस पर रिकॉर्ड करवा दें और हम अगले दिन कार्यक्रम में आपके प्रश्न को शामिल करेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।